गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ओके, आज की क्लास शुरू करते हैं। दिस इज योर सेकेंड लेक्चर ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। लास्ट क्लास में हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कर रहे थे। वहां पे बेसिक्स बताए थे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के, और उसके साथ साथ सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की, उसमें हम सेपरेट करते हैं हमारे प्योर कंपाउंड को। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ क्या होता है। मेरे पास सैंपल है, इसे मैं सैंपल कहूँ या एनालाइट कहूँ, दोनों आपकी एक ही चीज है। इनिशियली आपका पाउडर फॉर्म में है, तो मैं इसको ग्राम में वे कर लूंगा। फॉर एग्जांपल 1 ग्राम मैंने इसका वे किया। आफ्टर ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस व्हाट आई विल डू, मैं इसके या तो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर सकता हूँ, या इसको वोलेटाइल वोलेटाइल कर कर इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ। मुझे क्या करना है, इसमें से प्योर कंपाउंड अलग निकालना है और इम्प्योरिटीज को अलग निकालना है। जब मैं ये दोनों चीज कर लूंगा तो मेरा जो प्योर कंपाउंड है वो उसका एग्जैक्ट वेट कितना है मुझे वो कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हम वेट के साथ डील कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम दिया है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अब ये जो सेपरेशन हो रहा है दैट प्योर कंपाउंड एंड इम्प्योरिटी, ये आपका प्रेसिपिटेट्स के थ्रू हो सकता है, या हम किसी भी या कंपाउंड हमारे सैंपल को मींस हमारे जो इंटरेस्टेड जिसमें हम इंटरेस्टेड है, जो हमारा मेन कंपोनेंट है, उसको वोलेटाइल कर सकते हैं, जो आपका एस्केप हो जाएगा फ्रॉम दैट रिएक्शन मिक्सचर, या फिर इम्प्योरिटी को वोलेटाइल कर सकते हैं, तो इम्प्योरिटी आपकी एस्केप आउट हो जाएगी और जो रिमेनिंग रहेगा दैट इज योर मेन कंपाउंड, दैट इज योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और जब फाइनली मुझे प्योर कंपाउंड मिलेगा, मैं उसका वे करूंगा और कंपेयर करूंगा उस 1 ग्राम में से। फॉर एग्जांपल 0.8 ग्राम मेरा प्योर कंपाउंड निकल कर आया है और 0.2 ग्राम उसके अंदर इंप्योरिटी थी। तो ये जो कितनी इसके अंदर इंप्योरिटी प्रेजेंट है, कितना इसके अंदर एग्जैक्ट कितना आपका एनालाइज सैंपल प्योर कंपाउंड जो है वो 1 ग्राम में से कितना प्रेजेंट है, मुझे वो आइडेंटिफाई करना है। और इन टर्म्स ऑफ वेट कर रहे हो, इसलिए इसको ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और दूसरी बात इसको क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ एनालिसिस में कंसीडर किया जाता है। तो स्टेप्स मैंने डिस्कस करे थे, अब इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहला होता है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये जो आपका सैंपल था, एनालाइट था, ये अगर पाउडर फॉर्म में, मैं आपको कह रहा हूं पाउडर फॉर्म में अगर ये है, तब आप क्या करोगे, इसको किसी सॉल्वेंट के अंदर इसको डिसॉल्व करोगे, सोल्यूबलाइज करोगे, और वो सॉल्वेंट आपका इसी चीज के ऊपर इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी एनालाइट की सॉल्युबिलिटी किस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में है। तो सबसे पहला जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रेसिपिटेशन। कोई केमिकल ऐड करके, केमिकल क्या होता है, केमिकल यहाँ पर जो ऐड करते हैं वो आपका प्रेसिपिटेटिंग एजेंट होता है। प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड करेंगे, उससे हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो है प्रेसिपिटेट बन गए, प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हुए, उस प्रेसिपिटेट का अभी जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स थे, जो माइक्रो न्यूक्लियाई थे, वो एक साथ आके पास पास आएंगे और एक बढ़िया क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेगी। इस क्रिस्टल या जो मेरा प्रेसिपिटेट है उसके साइज को इंक्रीज होने वाले स्टेप को हम बोलते हैं डाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो मेरे पूरे रिएक्शन मिक्सचर में प्रेसिपिटेट्स बने, इसको मैं सेपरेट करूंगा फ्रॉम दिस लिक्विड, इसको बोलेंगे फिल्ट्रेशन। जब फिल्टर कर लिए प्रेसिपिटेट, उसके बाद उसको वॉश करेंगे। वॉशिंग इसलिए कि आपकी इंप्योरिटीज अलग हो जाए। फर्दर आपके प्रेसिपिटेट बनने के बाद भी अगर कोई इंप्योरिटी बची है वो इंप्योरिटी अलग हो जाए, और साथ जो आपका मेन प्रेसिपिटेट है वो अलग हो जाए। कल लास्ट क्लास में हमने इंप्योरिटीज की भी बात करी थी, कैसे आपकी इंप्योरिटीज दो तरीके से आती है, एक आता है आपका को प्रेसिपिटेशन और एक आपका पोस्ट प्रेसिपिटेशन, दोनों तरीके से। जब प्रेसिपिटेट वॉश हो गए उसके बाद उसको ड्राई करना है या इग्नाइट करना है। ड्राई और इग्निशन में टेम्परेचर का डिफरेंस है। इग्निशन आपका हाई टेम्परेचर पर होता है, ड्राइंग आपका लो टेम्परेचर पर होता है। ड्राइंग करने के बाद जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिला, जो प्योर कंपाउंड मिला, आपको उसको वे करना है और कंपेयर करना है इनिशियल और फाइनल में कितना डिफरेंस आ रहा है, और लास्ट पार्ट आपका कैलकुलेशन होगा। 1 to 8 हम सारे स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन बनाते वक्त हमें क्या करना है, एक तो पीएच को एडजस्ट करना है। पीएच एडजस्ट करने का रीजन है, जो मैं अगर मेरे प्रेसिपिटेट एक स्पेसिफिक पीएच पर फॉर्म हो रहे, एसिडिक एनवायरनमेंट में, बेसिक एनवायरनमेंट में, जिसमें भी फॉर्म हो रहे हैं, उस पीएच को एडजस्ट करना है जब मैं सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर रहा हूं, या मेरे पाउडर को, एनालाइट को डिसॉल्व कर रहा हूं, सोल्यूबलाइज कर रहा हूं, उस स्टेप पर। एक नेक्स्ट क्या है, एडजस्टिंग द वॉल्यूम।
वॉल्यूम मेरी इतने स्पेसिफिक होनी चाहिए, ना मेरा बहुत ज्यादा सैंपल आपका डाइल्यूट होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होना चाहिए। एक अप्रोप्रिएट वॉल्यूम या इसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। और इन दोनों को अगर मैं करूं, डाइल्यूट सॉल्यूशन में ज्यादा अच्छे प्रेसिपिटेट बनते हैं एज कंपेयर टू कंसंट्रेटेड, अगर आपका कहीं क्वेश्चन आ जाए तो। सेकंड स्टेप एडजस्ट करना वॉल्यूम को, और इस सॉल्यूशन बनाते हुए हम सॉल्वेंट को भी सेलेक्ट करेंगे कि हमारा जो पाउडर एनालाइट है वो किस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबलाइज होगा, या सॉल्युबलाइज हो सकता है या डिसॉल्व हो सकता है, उसके बेसिस पर हमारा पहला स्टेप है। तो लास्ट क्लास यहाँ पे स्किप छोड़ी थी, तो पहला स्टेप मैं भी डिस्कस कर रहा था प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें एडजस्ट करना है पीएच को और दूसरा वॉल्यूम को, और उससे सबसे पहले आपको सॉल्वेंट को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर मैं एनालाइट को डिसॉल्व करना चाहता हूं। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन और न्यूक्लिएशन। अब प्रेसिपिटेट बन गए आपके, और वो कैसे बनेंगे, जब आप इसके अंदर कोई केमिकल ऐड करोगे। केमिकल क्या आपका, वो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट होगा। यहाँ पर कल एग्जांपल दिया था, जैसे बेरियम सल्फेट के जब हम प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं तो बेरियम क्लोराइड को एज प्रेसिपिटेटिंग एजेंट बना यूज करते हैं, और जब हमारे बेरियम सल्फेट के एज अ प्योर प्रेसिपिटेट जो हमें मिलते हैं, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको आप इनिशियल बेरियम सल्फेट और फाइनल बेरियम सल्फेट को कंपेयर कर ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के रिजल्ट्स को आप फाइनलाइज करोगे। न्यूक्लिएशन क्या होता है, मान लो आपके प्रेसिपिटेट क्लस्टर्ड फॉर्म में स्टार्टिंग में बने, वो दूर दूर बन रहे, ये आपके सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिएक्शन सॉल्यूशन के अंदर। ये दूर दूर आपके प्रेसिपिटेट जस्ट बनना स्टार्ट हुए हैं, ये स्टेप आपका क्लस्टर वाला स्टेप बोलता है। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका एम्ब्रियन। यहाँ पर अब ये जो प्रेसिपिटेट जो दूर दूर थे, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन ज्यादा होने की वजह से ये इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन ज्यादा होने की वजह से एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, ये क्लोज नेटवर्क बनाते जाएंगे। दिस इज एम्ब्रियन। फर्दर जब ये एक स्टेप आगे जाएगा और ज्यादा इस क्रिस्टल के ग्रोथ ज्यादा इंक्रीज होगी, तो वो स्टेप आ जाएगा आपका न्यूक्लियस। इस स्टेज को बोलेंगे न्यूक्लियस, प्रोसेस को बोलेंगे न्यूक्लिएशन। और फाइनली जो आपका क्रिस्टल बन रहा है, या इसे क्रिस्टल कहूं या प्रेसिपिटेट्स कहूं, ये दोनों एक ही चीज है। तो ये स्टेप आपका न्यूक्लिएशन के अंदर आता है। इस न्यूक्लिएशन में क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ न्यूक्लियाई आपका फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, जो न्यूक्लिएशन प्रोसेस है वो आपका क्यों करवाया जा रहा है, ताकि आपके जो प्रेसिपिटेट बने दैट कैन बी इजीली फिल्टरेबल, हम फिल्टर कर सके उसको। ये लो सुपर सैचुरेशन वाली स्टेज पर, मींस आपका सॉल्यूशन थोड़ा सा डाइल्यूट हो, उस स्टेज पर प्रेसिपिटेशन आपके फेवर होते हैं, क्रिस्टल्स का ग्रोथ आपका अच्छा देखने को मिलता है। लो सुपर सैचुरेशन के साथ साथ टेम्परेचर हाई होना चाहिए आपके रिएक्शन मिक्सचर का। टेम्परेचर हाई रीजन करने का रीजन है कि आपकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी प्रेसिपिटेट्स की इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट। नेक्स्ट स्टेप क्या, इसी में प्रेसिपिटेशन में क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जब हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है बनते हैं, और यहाँ पर जो ध्यान देने की चीज होती है, ये आपका वन पॉइंटर असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल चीज है कि जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट हम यूज करते हैं दैट शुड बी एडेड स्लोली, लेकिन उसकी जो शेकिंग है वो एनर्जेटिकली और विग्रसली की जानी चाहिए। सो जो स्लो एडिशन है प्रेसिपिटेशन का, वो फेवर करता है कोरस फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल्स। जो आपके क्रिस्टल्स बन रहे हैं वो कोरस बनेंगे, और विग्रस शेकिंग जो है वो दैट डिक्रीज द चांसेस ऑफ कंटामिनेशन ड्यू टू प्रेसिपिटेशन। और ये कंटामिनेशन किस वजह से आती है, को प्रेसिपिटेशन की वजह से कंटामिनेशन आती है। और सॉल्यूशन आपका हॉट होना चाहिए ताकि सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज रहे। आपका जो इनिशियली आप जब पहले प्रोसेस में बना रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो आपके सैंपल को, उसको फेवर करने के लिए हॉट सॉल्यूशन ले रहे हो और डाइल्यूट ले रहे हो ताकि आपके प्रेसिपिटेट्स अच्छे से बने। जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा है तो एक स्टेप आता है कंप्लीटनेस ऑफ प्रेसिपिटेट। ये कल भी डिस्कस करा था, मैं रिपीट कर रहा हूं। इसमें क्या करते हैं हम, जब मेरे प्रेसिपिटेट बनने स्टार्ट हो गई है, पहला आया, पहला स्टेप है, धीरे धीरे इसका जो क्रिस्टल का साइज है वो इंक्रीज होगा। एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपको लगेगा आपके प्रेसिपिटेट्स जो है वो नीचे सेटल डाउन हो गए, आपको लगेगा कि अब इसके बाद फर्दर प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हो रही।
अब क्या ये बात सच है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पर एक स्टेप यूज करता हूं जिसे बोलते हैं कंप्लीटनेस ऑफ प्रेसिपिटेट। इसमें क्या करेंगे, कुछ और अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड करेंगे। अगर उस रिएक्शन मिक्सचर में फर्दर कुछ मूवमेंट हो रही है, कुछ फिजिकली आपको ऑब्जर्व हो रहा है कि रिएक्शन में कुछ चेंजेस है, उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, तो आप उसको कुछ और टाइम तक थोड़े और प्रेसिपिटेटिंग एजेंट के साथ रिएक्शन को एज सच कंटिन्यू रहने दोगे, जब तक ये प्रोसेस ऐसा ना हो जाए कि प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालने के बाद रिएक्शन मिक्सचर में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे, तब तक आप इसको रिपीट करते रहोगे। जब ऐसा हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं आ रहे, इट मींस आपके प्रेसिपिटेट कंप्लीटली फॉर्म हो चुके हैं। अगर आप इस स्टेप को नहीं करते हो, आप कंप्लीटनेस ऑफ प्रेसिपिटेशन को चेक नहीं करते हो और पहले ही आप क्रिस्टल्स को सेपरेट कर ले रहे हो, तो आप जितना 1 ग्राम फॉर एग्जांपल आप एनालाइट लेके चल रहे हो और आप इसको कंप्लीटली प्रेसिपिटेट आउट होने नहीं दे रहे, तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल नॉट गिव यू द सफिशिएंट यील्ड। जो आपके प्रेसिपिटेट बनेंगे वो उतने अमाउंट में नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो पूरा डिटर्मिनेशन का प्रोसेस है, जो आपका पूरा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का प्रोसेस है, वो पूरा ही गलत हो जाएगा। तो कंप्लीटनेस ऑफ प्रेसिपिटेट चेक करना जरूरी है। इसके साथ साथ डिग्री ऑफ कोर्सनेस, नेक्स्ट स्टेप आता है डाइजेशन। ये भी आपका प्रेसिपिटेशन का ही पार्ट है। ये आपका न्यूक्लिएशन वाले स्टेप है कुछ कुछ। यहाँ पर क्या होगा, जो आपके प्रेसिपिटेट कुछ कुछ बन रहे हैं दूर दूर जो है वो पास आए, क्रिस्टल साइज बड़ा हुआ, और ये जो स्टेप है ये डाइजेशन के अंदर आता है। और इसके साथ साथ डाइजेशन में हम इंक्रीज करते हैं डिग्री ऑफ कोर्सनेस ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर कई बार आप पढ़ते होगे इसके क्रिस्टल कोरस है, फाइन क्रिस्टल है, जो एग्जैक्ट शेप है उस शेप को आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वहां पर हम स्टेप को कंसीडर करते हैं, उसको नाम देते हैं डाइजेशन। अब ये सब होने के बाद इम्प्यूरिटीज आ सकती हैं। कब? जब आपके प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए। और वो इम्प्यूरिटीज जो है वो 2 मेथड से आ सकते हैं। इसमें से आपका पहला जो है वो को प्रेसिपिटेशन है, दूसरा आपका पोस्ट प्रेसिपिटेशन है। जो को प्रेसिपिटेशन है उसमें आपके मेन प्रोडक्ट की प्रेसिपिटेट और इम्प्यूरिटी के प्रेसिपिटेट्स दोनों साथ साथ बनते हैं को प्रेसिपिटेशन। और पोस्ट प्रेसिपिटेशन में पहले आपके मेन प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, उस मेन प्रेसिपिटेट को ही सब्स्टिट्यूट करके आपके इम्प्यूरिटी के प्रेसिपिटेट बनेंगे। पहले ये बनेंगे मेन प्रेसिपिटेट, फिर इम्प्यूरिटी के प्रेसिपिटेट बनेंगे। दिस इज योर पोस्ट प्रेसिपिटेशन। को प्रेसिपिटेशन में आपके टाइप्स आते थे सरफेस एड्सॉर्प्शन, मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन, ऑक्यूलिजन और मैकेनिकल इंटरैक्टमेंट। ये चारों सारे पार्ट्स आपके डिस्कस करे थे जो आपके प्रेसिपिटेशन स्टेप्स पर स्टडी किए जाते। डाइजेशन अभी बताया आपको, पार्टिकल साइज इंक्रीज होगा धीरे धीरे, ये आपका स्टेप डाइजेशन है। और डाइजेशन जो है दैट इज फेवरेबल एट एलिवेटेड टेम्परेचर। थोड़ा टेम्परेचर आपका हॉट होगा तब आपके प्रेसिपिटेट जो है फेवरेबल प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, कोर्स बनेंगे, उसका जो टेक्सचर है दैट विल बी कोरस। और डाइजेशन अभी पहले भी डिस्कस करा कि इसमें जो एडिशन है प्रेसिपिटेटिंग एजेंट का वो स्लो होगा और स्लो डिसोल्यूशन एंड रीप्रेसिपिटेशन प्रोसेस होगा ड्यूरिंग दिस डाइजेशन प्रोसेस। प्रेसिपिटेट बन गए, नेक्स्ट स्टेप क्या है? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन करने के लिए आपने ये बहुत अच्छे से यूज किया होगा फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं, उसमें से आपने एक यूज किया होगा वॉटमैन्स फिल्टर पेपर, ये वाला वॉटमैन फिल्टर पेपर। एक नॉर्मली आप फिल्टर पेपर क्लीनिंग पर्पज से आप स्लैब्स को क्लीन करने के लिए भी फिल्टर पेपर यूज करते हो, या वेइंग के लिए भी आप फिल्टर पेपर यूज करते हो। एक और आपने देखा होगा बटर पेपर भी देखा होगा जो वेइंग के लिए यूज करते हो। ये जितने भी आपके पेपर्स हैं ये डिफरेंट क्यों है? इनका डिफरेंस जो आता है उसके पोर साइज के ऊपर आता है। अगर जो जैसा आपका पोर साइज है वैसी आपकी क्वालिटी है। जो आपका क्लीनिंग पर्पस के लिए आप नॉर्मली या वेइंग के लिए जो फिल्टर पेपर लैब में फिलहाल यूज करते हो उसका पोर साइज जो है वो कम होता है। और वॉटमैन फिल्टर पेपर का पोर साइज जो है वॉटमैन फिल्टर पेपर का पोर साइज कम होता है और नॉर्मल जो फिल्टर पेपर देखते हो आप उसका पोर साइज ज्यादा होता है। जब मुझे प्रेसिपिटेट को फिल्टर आउट करना है तो मेरी पहली चॉइस रहती है वॉटमैन फिल्टर पेपर। और वॉटमैन फिल्टर पेपर में भी डिफरेंट डिफरेंट साइज है या नंबर है, जिसमें 40, 41, 42 ये भी अगेन आपका उसके फिल्टर पोर्स के फिल्टर पेपर के पोर्स के साइज के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट है।
किस स्पेसिफिक टाइप के प्रेसिपिटेट को मैं फिल्टर करना चाहता हूं, उसके बेसिस पर मैं सेलेक्ट करूंगा क्या मुझे 40 चाहिए, 41 चाहिए, 42 चाहिए। ये इसके साथ साथ एक तो फिल्टर पेपर बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज करते हो, फिल्टर पेपर के अलावा सिंटर्ड ग्लास, सिंटर्ड क्रूसिबल और गुज क्रूसिबल भी यूज किए जाते हैं एज अ फिल्टरिंग एड ऑफ योर प्रेसिपिटेट्स। फिल्टरिंग एड की तरह यूज करते हो आप, फिल्टरिंग मीडिया की तरह यूज करते हो फिल्टर पेपर, सिंटर्ड क्रूसिबल या गुज क्रूसिबल। जब हम फिल्टर पेपर यूज करते हैं तो उसमें एक जो मेथड है वो मेरे पास है, वो फिल्टर पल्प का भी आता है, फिल्टर पल्प। इसमें क्या करोगे आप, जो आपका नॉर्मल आपका फिल्टर पेपर है आपके पास, उसको आप पीसेस में डिवाइड कर दोगे, ब्रेक करोगे, उसको वाटर के अंदर सोक करोगे। जब वो आपका बहुत फाइन पीसेस में वाटर के अंदर सोक हो जाएगा, देन उसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा। फॉर एग्जांपल बकनर फनल आपने देखी होगी, पोर्सलिन की बनी होती है, इस पर एक लेयर बना दूंगा मैं इस फिल्टर पल्प की। नाउ दिस फिल्टर पल्प विल एक्ट एज अ फिल्टरिंग मीडिया। तो ये भी एक मेथड है जहां मैं मेरे फिल्ट्रेशन के लिए मैं यूज कर सकता हूं प्रेसिपिटेट्स के। ये जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही फिल्टर पल्प ही यूज कर सकता हूं, डिपेंडिंग किस स्पेसिफिक टाइप के प्रेसिपिटेट्स को मैं फिल्टर करना चाह रहा हूं, उसके बेसिस पर मेरा फिल्टरिंग मीडिया डिसाइड होगा। सबसे अच्छी चॉइस है, सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस होती है मेरे पास एश फिल्टर पेपर। एश क्यों क्यों क्योंकि जब नेक्स्ट स्टेप में जब मैं इसके ड्राइंग या इग्निशन करूंगा, तो अगर एशलेस फिल्टर पेपर है तो मेरे प्रोडक्ट में से फिल्टर पेपर के कोई भी ट्रेसेस नहीं होंगे, मींस फिल्टर पेपर एज इंप्योरिटी प्रेजेंट नहीं होगा अगर वो एशलेस फिल्टर पेपर है। तो मेरी चॉइस होती है जब मैं फिल्टर पेपर को एज फिल्टर मीडिया यूज कर रहा हूं, तो दैट शुड बी एशलेस फिल्टर पेपर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि साइज के बेसिस पर मैं डिसाइड करता हूं मुझे कौन से टाइप का फिल्टर पेपर चाहिए। तो अगर बल्कि प्रेसिपिटेट है लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तब मैं लार्ज फिल्टर पेपर जिसके पोर साइज बड़े हैं उसको यूज कर सकता हूं। लेकिन अगर डेंस प्रेसिपिटेट्स हैं तो उसके जैसे बेरियम सल्फेट, तब मुझे मेरी चॉइस आएगी जैसे वॉटमैन फिल्टर पेपर हो गया, वॉटमैन फिल्टर पेपर, तब मुझे वो यूज करना पड़ेगा। ये आपका फिल्टर पेपर के बारे में। इसके अलावा गुज क्रूसिबल और सिंटर्ड ग्लास या सिंटर्ड सिलिका, ये आपके डिपेंडेंट किस स्पेसिफिक टाइप के प्रेसिपिटेट्स को आप फिल्टर करना चाहते हो, इसको आप यूज करोगे। गुज क्रूसिबल का एक एडवांटेज ये है कि जब हम हीटिंग करते हैं दैट कैन बी हीटेड अप टू 200 डिग्री सेल्सियस। अगर एक्सट्रीमली प्योर फिल्टर प्रेसिपिटेट्स चाहिए और वो आपके लोअर टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं है, आपको हाई टेम्परेचर पर जाना है, देन आपको यूज करना पड़ेगा गुज क्रूसिबल। आपने क्रूसिबल यूज किया होगा कोगनोसी की लैब में, एश एक एक्सपेरिमेंट भी करते हैं यहाँ पे एश वैल्यू का, वहां पर गुज क्रूसिबल यूज करा। इंसिनरेटर के अंदर हम इस गुज क्रूसिबल को रखते हैं और जो आपका आप इसके अंदर जो भी ऐड करते हो प्रोडक्ट रिएक्टेंट, वो इग्नाइट हो जाता है हाई टेम्परेचर पर, ऐश में कन्वर्ट हो जाता है ऐश वैल्यू। तो वो जो आपका ऐसे कलर व्हाइट कलर का थोड़ा पोर्सलिन का बना हुआ या जो क्रूसिबल होता है वो यूज करते हैं हम फिल्टर पेपर फिल्ट्रेशन के पर्पस के लिए भी, क्योंकि इसके नीचे आप पोर्स अवेलेबल होते हैं स्पेसिफिक इसके लिए गुज क्रूसिबल। और इसको हम फर्दर हम इग्निशन या ड्राइंग के लिए यूज कर सकते हैं एज एडवांटेज ऑफ हैविंग 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इट कैन टॉलरेट। सिंटर्ड ग्लास भी आपका एक सेम पर्पस है, सिर्फ इसके मटेरियल जो है वो कुछ और कंस्ट्रक्शंस का है। एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इग्निशन पार्टिसिपेट इन क्रूसिबल, अवॉइड नेसेसिटी ऑफ फर्स्ट ड्राइंग देन बर्निंग ऑफ फिल्टर पेपर। ये आपका सेम एक्सपेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है जो आपका एशलेस फिल्टर पेपर के बारे में कह रहे थे। एंड अगर मुझे जेलिटिनियस फिल्टर चाहिए, सॉरी अगर मेरे प्रेसिपिटेट जेलिटिनियस है तो उस केस में मेरी चॉइस होती है मैं फिल्टर पेपर का यूज करूं। अभी मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक किस टाइप के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं उसके बेसिस पर मैं चूज करूंगा क्या मुझे फिल्टर पेपर एज अ फिल्टरिंग मीडिया चाहिए, गुज क्रूसिबल चाहिए, सिंटर्ड ग्लास चाहिए। तो वही आपका एक एग्जांपल है, कोई डिनोट कर रहा है जेलिटिनियस के
केस में मुझे फिल्टर पेपर एज अ मीडिया चाहिए, फिल्टरिंग मीडिया। फिल्टर हो गए आपके प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट स्टेप इज योर वॉशिंग। वॉशिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है मेरा सॉल्वेंट। किसके साथ मुझे वॉशिंग करनी है? कई बार तो आपका सेम सॉल्वेंट होता है जो आप स्टेप 1 पर सॉल्यूशन बनाते वक्त यूज करते हो, कई बार डिफरेंट भी होता है। इसका पर्पस क्या है वॉशिंग का? कि इसके अंदर कोई भी इंप्योरिटी प्रेजेंट है वो आपकी रिमूव हो जाए, दैट कैन बी रिमूव्ड। किसके अंदर? प्रेसिपिटेट्स के अंदर कोई भी इंप्योरिटी अगर प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाए, आपके वॉशिंग के स्टेप पर होती है। आपका सॉल्वेंट प्रेसिपिटेट, जब वॉशिंग के टाइम पे सॉल्वेंट जो यूज कर रहे हो वो प्रेसिपिटेट्स के साथ कोई रिएक्शन ना शो करे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर प्रेसिपिटेट सॉल्वेंट के साथ, वॉशिंग सॉल्वेंट के साथ कोई रिएक्शन दे रहा है तो आपके प्रेसिपिटेट्स की यील्ड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहां पर कुछ स्टेप्स आते हैं कि आपको 10 ml लिक्विड लेना है, वॉश करने प्रेसिपिटेट्स को, जो आपका लिक्विड बचा उसको डिकेट कर देना है, सुपरनेटेंट को लिक्विड को आपको निकाल देना है, फिल्टर पेपर पर या जिसके ऊपर भी आपने फिल्टर मीडिया जिसको भी यूज करा है उसके ऊपर, और इस प्रोसेस को रिपीट करना है 3-4 बार, या जब तक आपकी इंप्योरिटी वहां पर नहीं रहती, इंप्योरिटी एलिमिनेट नहीं हो जाती कंप्लीटली। वॉशिंग कर दी, इंप्योरिटीज को रिमूव कर दिया। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका ड्राइंग एंड इग्निशन का। अब जो आप वॉशिंग के टाइम पर सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, जितना भी एक्सेस सॉल्वेंट होगा अब उसे हमें एलिमिनेट करना है, उसको रिमूव करना है, और उसे करने के लिए मेरे पास स्टेप आता है ड्राइंग एंड इग्निशन का। वो करने के लिए जो मेरे प्रेसिपिटेट है या फनल में है या जिस भी फिल्टरिंग मीडिया के ऊपर है, फिल्टर पेपर पे है, किसी पर भी है, तो 20 to 30 मिनट मुझे ड्राइंग कर रही है 98 to 105 डिग्री सेल्सियस पर इन ओवन। मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं, आपने मेडिकेम में प्रोडक्ट बनाए होंगे, जब हम फिल्ट्रेशन करते थ्रू फिल्टर पेपर तो कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपका फिल्टर पेपर के ऊपर अटैच हो जाता है और वो आपकी एट द एंड यील्ड को डिक्रीज करता है। तो कई बार हमारे पास चॉइस नहीं होती, कुछ कई बार होती है। अगर एशलेस फिल्टर पेपर है तो मैं जितना उस फिल्टर पेपर पर प्रेसिपिटेट मेरे कंप्लीटली निकला है, पहली कोशिश तो ये है, और अगर कुछ अमाउंट में बच भी गया तो उसको भी मुझे उस हिसाब से डील करना है। माइन्यूट टू माइन्यूट प्रेसिपिटेट मुझे चाहिए सो दैट मेरी यील्ड पर इफेक्ट ना पड़े। प्रेसिपिटेट्स जो बन गए उसको इग्नाइट करना है, उसके लिए पोर्सलिन या प्लेटिनम क्रूसिबल, ये मेटल का है, ये सिर्फ उनके लिए है जहां पर वैसे तो प्लेटिनम आपका इनर्ट होता है, बट उसके लिए जो प्रेसिपिटेट्स आपके प्लेटिनम के साथ कोई रिएक्शन ना शो करे। सारी चीजें आपकी स्पेसिफिक प्रेसिपिटेट्स के बेसिस पर चेंज हो सकती हैं। पोर्सलिन भी यूज करोगे, पोर्सलिन यूज कर रहे हो, हाई टेम्परेचर पर जाना है मुझे 90 to 105 डिग्री सेल्सियस। जब ये स्टेप हो गया, ड्राइंग और इग्निशन का स्टेप हो गया, उसके बाद जो मेरे प्रेसिपिटेट आ रहे हैं उसको मैं उसमें से फर्दर मॉइस्चर को एलिमिनेट करने के लिए उसको 15 से 20 मिनट के लिए डेसिकेटर के अंदर रखूंगा। डेसिकेटर के अंदर आपका एक सॉल्ट होता है, लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे आपका सॉल्ट होता है। तो जब ये डेसिकेटर के अंदर होते हैं क्या करेगा, सैंपल के अंदर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। जो यहाँ पर ऊपर वाले स्टेप में मैं ड्राइंग करके लेकर आ रहा हूं, इसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन दिस डेसिकेटर। आपने लैब में भी डेसिकेटर देखा होगा। अब डेसिकेटर से निकालने के बाद जो मेरे पास बचेगा दैट इज योर कंप्लीटली ड्राइड प्रेसिपिटेट्स। अब मुझे इसका वे करना है। इसको वे करने के लिए, प्रेसिपिटेट्स को वे करने के लिए आपका जो आप के जो प्रेसिपिटेट है वो क्रूसिबल में है। अब आप जो वेट जो आपका रहा क्रूसिबल प्लस प्रेसिपिटेट्स, इसका वेट आप लेकर आ रहे हो, तो उसके लिए जरूरी है आप सबसे पहले इस क्रूसिबल, एम्प्टी क्रूसिबल का वे कर लो। एट द एंड आप इस क्रूसिबल के वेट को माइनस कर लोगे, प्रेसिपिटेट्स जो आपका प्योर प्रोडक्ट आपको मिला आप उसे वे कर लोगे। इसके लिए जब आपका वे हो गया, नेक्स्ट स्टेप आएगा कैलकुलेशन का। ये फाइनल स्टेप है। परसेंटेज ऑफ ए, मतलब ए हमारा कितना प्योर है वो मैं बता रहा हूं कैसे। वेट ऑफ एनालाइट
एंड वेट ऑफ सैंपल, ये मेरा प्रोडक्ट है आफ्टर ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो मिल रहा है मुझे, ये जो एट द एंड ये जो निकाला है प्रेसिपिटेट, दिस इज योर वेट ऑफ सैंपल। वेट ऑफ एनालाइट आपका ये जो रॉ, जब आप स्टार्टिंग में पाउडर फॉर्म में ले रहे थे, जिसको आप टेस्ट करना चाहते हो, दिस इज योर वेट ऑफ एनालाइट इनटू 100, दिस विल गिव यू परसेंटेज ऑफ ए। वन फॉर एग्जांपल 1 ग्राम आप लेके चले, उसमें से एग्जैक्ट 0.9 है, 0.8 है, कितना ग्राम आपका ये सैंपल या एनालाइट प्रेजेंट है वो आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये था आपका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। सर वेट ऑफ सैंपल क्या होगा? वेट ऑफ सैंपल आपका प्रोडक्ट है, पूरा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करने के बाद जो निकाल रहे हो वो, और वेट ऑफ एनालाइट आपका, हाँ ये कंफ्यूजिंग है, यही में एनालाइट वो है जो रॉ है, आप जिसको टेस्ट करना चाहते हो, देखिए जिसकी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होगी। अगर मैं इसको डिस्क्लोज करूं, फॉर एग्जांपल ऊपर भी आपका बेरियम सल्फेट आएगा और नीचे भी बेरियम सल्फेट आएगा। ऊपर जो बेरियम सल्फेट है वो आपका टेस्ट इस प्रोसीजर को करने से पहले जो है रॉ पाउडर फॉर्म में, और जो नीचे आप ले रहे हो वो आपका प्रेसिपिटेट्स है जिसको आप ड्राई कर चुके हो कंप्लीटली, डेसिकेटर और सारा चीज कर चुके हैं, ये वो वेट है। कंफ्यूजिंग ये टर्म आपकी थोड़ी सी, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। ऊपर जो है वो वेट ऑफ एनालाइट और नीचे जो वेट है वो प्रोडक्ट का है। बताइए इसके अलावा कोई और डाउट हो? No. चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इन द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस सिल्वर using precipitation of AgCl, which of the following factor would not significantly affect the accuracy of result? A. Purity of filter paper. B. Completeness of precipitate. C. Washing efficiency of precipitate. And D. Temperature of drying. Answer please. You can make a hit and trial. शायद प्योरिटी वाला ए। Purity of filter paper. Anybody else? निशा? जी सर। आंसर, इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। ये सारे ही फैक्टर ऐसे हैं जो आपके सैंपल की एक्यूरेसी पर इफेक्ट करेंगे, रिजल्ट्स पर इफेक्ट करेंगे। आपने कहा कि प्योरिटी ऑफ फिल्टर पेपर, अगर मेरा फिल्टर पेपर एशलेस नहीं है, मैं यही एग्जांपल देता हूं, एशलेस नहीं है, तो वो इंप्यूरिटी क्या हो जाएगी, मेरी एश जो है वो एज इंप्यूरिटी आ जाएगी। ये उस केस में जो मेरा फिल्टर पेपर, इंप्यूरिटी तो अभी भी आ रही है, और ये इंप्यूरिटी अटैच हो जाएगी मेरे प्रेसिपिटेट्स के साथ, अभी भी मेरे रिजल्ट इफेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं कंप्लीटनेस ऑफ प्रेसिपिटेट चेक नहीं करता हूं, मेरे प्रेसिपिटेट कंप्लीटली बने ही नहीं, उससे पहले मैंने प्रेसिपिटेट को फिल्टर आउट कर लिया, इस स्टेप पर भी आपके एरर आएंगे। वॉशिंग एफिशिएंसी ऑफ प्रेसिपिटेट, आपने अच्छे से प्रेसिपिटेट को वॉश आउट नहीं किया और उसके पहले ही आपने जो है वो अच्छे से वॉश नहीं करा, इट मींस इंप्यूरिटी नहीं गई है, अभी भी आपके प्रेसिपिटेट्स के साथ इंप्यूरिटी है, जो आप वे करोगे उसमें इंप्यूरिटी प्रेजेंट है, रिजल्ट में एरर है। और टेम्परेचर ऑफ ड्राइंग ओवन, अगर टेम्परेचर प्रॉपर नहीं है तो उस स्टेप में आपका मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, तब अगेन आपका वेट पर इफेक्ट पड़ेगा मॉइस्चर का, अभी भी रिजल्ट में एरर। तो यह सारे फैक्टर ऐसे हैं जो आपके रिजल्ट में, एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट में इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। Which of the following reagent is used to dissolve AgCl precipitate formed in gravimetric analysis of silver? HCl, HNO3, NH ammonia, sodium hydroxide. तुषार? कौन सा? सर एक्चुअली नहीं पता, सोच रहा हूँ।
एनीबडी एल्स? इसका आंसर आपका बी, HNO3। इसमें क्या होता है आपका AgCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सोल्यूबलाइज होता है, क्योंकि आपका एक सॉल्ट है Ag प्लस और Cl माइनस में कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। इसका नेचर ऐसा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ सोल्यूबलाइज होता है, और जितनी चॉइसेस हमें दी गई है उसमें से HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, उसकी प्रॉपर्टी है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। इन दो रीजंस की वजह से जो हमारी चॉइस होगी वो HNO3 होगी टू डिसॉल्व AgCl प्रेसिपिटेट इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर a gravimetric analysis experiment involve filtering a hot solution containing a precipitate। अभी मैंने आपको बताया था जो आपके सॉल्यूशन का मीडियम है वो हॉट अगर होगा तो सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी और आपके प्रेसिपिटेट अच्छे बनेंगे। Which of the following statement is true regarding filtration process? Hot filtration lead to higher purity of precipitate। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। Hot filtration is always faster than the cold filtration। The filter paper should be wetted with solvent before use, and filtrate should be discarded immediately after collection। सर ए। कौन सा? बी? सर ए। ए और कोई? इसका आंसर हमारा सी, फिल्टर पेपर शुड बी वेटेड। ट्रू रिगार्डिंग फिल्ट्रेशन बताना है। रीजन सुनो क्या है। हॉट फिल्ट्रेशन कैन लीड टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, जो अभी मैंने स्टेटमेंट दिया आपको कि अगर टेम्परेचर हाई है तो सॉल्युबिलिटी हाई है, लेकिन यहां पर प्योरिटी के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, तो जो प्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है आपकी पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। सेकेंड स्टेटमेंट, हॉट फिल्ट्रेशन कैन बी फास्टर देन द कोल्ड फिल्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि इसकी लो विस्कोसिटी इसका एक रीजन होता है। हॉट फिल्ट्रेशन जो हॉट सॉल्यूशन होगा उसकी विस्कोसिटी कम होगी, कोल्ड की ज्यादा होगी, हॉट का फिल्ट्रेशन फास्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन ये हर बार जरूरी नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द सॉल्यूशन इट कैन चेंज। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आपकी, वेटिंग द फिल्टर पेपर विद सॉल्वेंट इंप्रूव्स इट्स अधेरेंस टू द फनल एंड प्रिवेंट लीक। ये कहा जाता है कि जब आप फिल्टरेशन कर रहे हो तो जो फनल है आपकी, या फिल्टर पेपर जो आप जो भी मीडिया यूज कर रहे हो उसको सॉल्वेंट से पहले वेट कर लो। उससे क्या होगा, जो फनल है वो लीकेज नहीं होगी एक तो उसके अंदर, और आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस इजी हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमेशा करेक्ट है रिगार्डिंग योर फिल्ट्रेशन प्रोसेस। एंड द फिल्ट्रेशन में कंटेन द वैल्यू इंफॉर्मेशन शुड नॉट डिस्कार्डेड विदाउट एनालिसिस। ये आपकी जर्नलाइज स्टेटमेंट थी। उसने बोला था कि इमीडिएटली डिस्कार्ड कर दो, तो वो कह रहा है कि नहीं, एनालिसिस के बाद डिस्कार्ड करना है आपको फिल्ट्रेट को। कि जो आपका फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट बन रहा है, आप फर्दर उसमें प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड करके देख सकते हो क्या कोई और प्रेसिपिटेट फर्दर बन रहे हैं कि नहीं। इट मींस आपकी कंप्लीटनेस ऑफ रिएक्शन स्टिल पेंडिंग थी, वो आपका इसलिए डी स्टेप आपको इनकरेक्ट कह रहे हो। तो ये आपका टॉपिक था।